नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो ओलंपिक गेम्स खत्म होने के बाद विनेश फोगाट की वापसी हो गई है और हिंदुस्तान में आते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। भावुक नजर आई विनेश फोगाट, तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर इसी के साथ जुड़ती है और वो है राजनीतिक तस्वीर। दीपेंद्र हुड्डा लगातार उनके साथ रोड शो करते हैं और ये तस्वीर क्या दिखाती है, क्या कुछ नया होने जा रहा है हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि बीते रोज ही इलेक्शंस की घोषणा भी हुई है। 1 अक्टूबर को मतदान होना है और उससे पहले देखिए क्या तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा को लेकर बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए इस नई तस्वीर को? विनेश फोगाट के साथ में कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर कहा जाए हरियाणा में वो नजर आ रहे हैं, क्या तस्वीर बन रही है? ऐसा हिमांशु शायद पहली बार हुआ होगा कि ओलंपिक्स और किसी प्रदेश के चुनाव सीधे सीधे जुड़ जाएं। ओलंपिक्स और प्रदेश के चुनाव एक संयोग है कि एक ही साल में आसपास उनका आयोजन होने जा रहा है। और ये भी अपने आप में एक संयोग है कि विनेश फोगाट जिस जाति समूह से आती हैं उस जाति समूह की अपनी प्रभुता है हरियाणा में, और उनसे जुड़े हुए जो वोट बैंक हैं वो सबसे बड़े वोट बैंक जाट समुदाय से वो आती हैं। और कहा यही जाता है कि 25% जाट समुदाय आज की तारीख में हरियाणा में हैं। और 25% का मतलब हो जाता है कि 1/4 जो वोटर है वो जाट समुदाय से ही आता है। यानी कि ये समुदाय जिस तरफ जाएगा एक भारी भरकम वजन, राजनीतिक वजन वो जुड़ जाता है। पिछली बार इस तरह की बात सामने आई थी कि ये वोट बैंक विभक्त हो गया था, बट गया था, जब हम लोगों ने देखा था कि न केवल कांग्रेस बल्कि जननायक जनता पार्टी जेजेपी उसको वोट मिला था, और इंडियन नेशनल लोकदल जो कि पारंपरिक रूप से जाट वोटों की राजनीति करती आई है उसको भी वोट मिला था। और एक दौर था कि आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस और आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोकदल ही हुआ करते थे। इस बार ऐसा लग रहा है कि जो स्प्लिंटर ग्रुप्स जो जाट वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते थे, जैसे जेजेपी और आईएनएलडी, लोकसभा चुनाव के नतीजे कहते हैं कि इस बार शायद वो उतने बड़े फैक्टर्स नहीं हैं। तो कांग्रेस अकेली बड़ी फैक्टर है आज की तारीख में, जो कि जाट मतों के ध्रुवीकरण के लिए उनको अपनी तरफ खींचने के लिए प्रयासरत है। और उसी क्रम में जैसा कि आपने बताया, आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि रोहतक से सांसद भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, और पुराने नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बेटे, और कांग्रेस आज की तारीख में उनके आसपास ही घूमती है। कहते यही है हरियाणा में, हालांकि उनके भी विरोधी हैं जो कि एक नया ग्रुप और अलग ग्रुप बनाकर चलते हैं। लेकिन जो कहें कि दबदबा है वो, अगर हम बृजभूषण शरण सिंह के शब्दों का इस्तेमाल करें तो वो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही है। और ऐसे में आज की तारीख में उस तस्वीर की कल्पना करिए कि जब वो अंदर उतरती हैं हवाई जहाज़ से तो साथ में उनको बाहर की तस्वीरें तो दुनिया ने देखी, लेकिन अंदर की भी एक तस्वीर है, साथ में दीपेंद्र हुड्डा चल रहे हैं। वो तस्वीर भी जो दिखाई पड़ रही है वो बताती है कि आज की तारीख में विनेश हुड्डा और उनका अपना एक ग्रुप है जो जंतर मंतर ग्रुप है, जो कि सीधे सीधे कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता है। और ये साथ निकलते बाहर आते दिल्ली एयरपोर्ट पर, और फिर दिल्ली एयरपोर्ट में बाहर आने के बाद जो जनसमूह था उसमें अधिकतर कांग्रेसी थे जो जय जयकार कर रहे थे। उनमें से कई चेहरों को मैं पहचानता हूं जो कांग्रेस की राजनीति करते हैं, और उन्होंने ही माल्यार्पण किया, नोटों के माले उनको पहनाई, और उसके बाद जो पुष्प वर्षा हुई, साथ में दीपेंद्र हुड्डा जब चले तो वो भी अपने आप में दृश्य बहुत कुछ कह रहा था। और वो कह रहा था कि जहां एक तरफ एक विजेता खिलाड़ी उसका स्वागत हो रहा है जो अजेय रहा ओलंपिक्स में, किसी ने उसको हराने की ताकत नहीं थी पूरे ओलंपिक्स में, और वो जो फाइनल पहुंच गई, लेकिन भाग्य का कुचक्र ही इसे हम कहेंगे कि, लेकिन उनके बगल में बैठे हुए थे दीपेंद्र हुड्डा, और दूसरी तरफ बैठे हुए थे बजरंग पूनिया की, जिनकी भी राजनीतिक आस्था अभी तक करीब करीब साफ हो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा या फिर ये जो हुड्डा फैमिली है, इसी ने कुछ दिन पहले ही मांग की कि विनेश फोगाट को राज्यसभा हम भेज देते अगर हमारे पास सीट होती, हमारे पास संख्या बल होता तो।
अब जब वो आई हैं वापस, स्वदेश लौट के आई हैं, तो उनके साथ में रोड शो किए जा रहे हैं, तो क्या उस टाइम पर जो राजनीतिक तौर पर आमंत्रण दिया जा रहा था, निमंत्रण दिया जा रहा था, उसे क्या विनेश फोगाट ने एक्सेप्ट कर लिया है चुनाव से पहले? क्या ये एक टर्निंग पॉइंट है हरियाणा की राजनीति में? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से सांसद इस बार बने हैं लोकसभा चुनाव में, 18वीं लोकसभा में। इसके पहले पिछला चुनाव वो हार गए थे और आप जानते हैं पिछले 2 बार से जबरदस्त सफलता भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिली। 2019 में तो वो 10 की 10 सीटें जीती थी। रोहतक जैसा गढ़ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था वो भी जीत गई थी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए थे वहां से कुछ हजार मतों से। लेकिन उसके पहले 2014 में 9 सीटें जीती थी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ जीत पाए थे। लेकिन पिछली दफा 2019 में जब वो हार गए तो वो राज्यसभा चले गए, राज्यसभा में वो थे। अब वो जब जीत गए तो उन्होंने राज्यसभा छोड़ दिया, लोकसभा में आ गए और राज्यसभा में जो सीट उनकी थी उसमें अभी भी संभवतः करीब 2 साल बचे हुए हैं। 6 सालों की होती है, आप राज्यसभा जानते हैं, 2 साल बचे हुए हैं। उन्होंने अपनी सीट ऑफर की थी विनेश फोगाट को और कहा था कि हमारे पास आंकड़े कम है। यह हकीकत है, आंकड़े अगर रहते तो शायद वो सरकार बनाते, आंकड़े उनके कम हैं। तो आंकड़े कम हैं, इसीलिए हम अपने वोट तो देते हैं, बाकी आप भी अपने वोट मिलाइए और हम हरियाणा की बेटी को राज्यसभा भेजें। इस तरह का एक राजनीतिक तुरूप का इक्का उन्होंने चला। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली तो कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई इस पर बहुत माकूल प्रतिक्रिया दी नहीं और वो इसकी वजह दूसरी थी। उसकी वजह ये थी कि शायद दीपेंद्र हुड्डा भी जानते हैं इस बात को कि राज्यसभा जाने के लिए 30 वर्ष होना किसी भी उम्मीदवार का ज़रूरी होता है। आज की तारीख में विनेश फोगाट की जो उम्र है वो 30 नहीं है, 28 या 29 साल ही है और चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 1 महीने के भीतर चुनाव हो भी जाएंगे। तो ऐसे में जाहिर है कि ये एक जोश में आकर कही गई बात या फिर राजनीतिक रूप से कही गई बात थी। बात सिर्फ ये नहीं थी कि वो कही गई थी, बात ये जताने की थी कि दरअसल विनेश जो हैं उनको हम तरजीह देते हैं क्योंकि वो हमारी पार्टी, हमारी भावना और हमारा जो राजनीतिक बर्ताव है, हमारी राजनीतिक चरित्र है उसके वो करीब है। जंतर मंतर पर हमने उनका साथ दिया था। ठीक है, राज्यसभा नहीं भेज सकते हैं, विधानसभा तो भेज सकते हैं। विधानसभा में चुनाव भी लड़वा सकते हैं, लड़वा दे। 1 सीट, 90 सीटें हैं, 1 सीट पर तो लड़वा सकते हैं। जो बात आपने कही दी, दरअसल यही तो असली बात है। असली बात यही है कि फोगाट परिवार इस विधानसभा चुनाव के क्रम में ऐसा लग रहा है कि वो बट गया। आपने देखा महावीर फोगाट नहीं आए। हाँ, महावीर फोगाट जो इतना ज़्यादा टीवी पर दिखाई पड़ रहे थे वो तो नहीं थे। और आपने ये भी देखा कि किस तरह से जो जीजा लगते हैं पवन विनेश के, बबीता और गीता, जो 2 बेटियां हैं महावीर फोगाट की, उसमें बबीता के पति हैं, वो गीता के पति हैं और बबीता जो है वो कर्मठ कार्यकर्ता है। वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं और संभवतः वो चुनाव भी इस बार लड़ने वाली है भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। तो उन्होंने किस तरह से कहा कि आपने उस चिट्ठी को देख करके, जो कल उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था, कि आपने उनका नाम नहीं लिया और ये तंज उन्होंने पब्लिकली कस दिया। और उसी चिट्ठी के बाद महावीर फोगाट नहीं गए, संभवतः मुझे तो ऐसा लगता है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किस तरह से एक प्रतिष्ठित पहलवानी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ परिवार, उसके बीच एक दरार आज की तारीख में, और इसीलिए उस तस्वीर को बहुत महत्व हम लोग दे रहे हैं जो आज हमें एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ रही हैं। आप देखिए कि किस तरह से चीज़ें घटित होती चली जा रही हैं। और आज की तारीख में देखिए, एक बड़ा चेहरा जाट समुदाय से कांग्रेस के पास अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उस तरह का भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। यह एक हकीकत है और ऐसे में एक राजनीति को नया ट्विस्ट दिया गया है। और वहाँ कहा यह जा रहा है कि 36 बिरादरी की बात हमेशा हरियाणा में होती है, 35 बिरादरी एक तरफ, 36वीं बिरादरी दूसरी तरफ, और ये 36वीं बिरादरी जाट समाज की है। और जाट समुदाय क्या आज कांग्रेस के साथ है। और यही से पूरी गणित जो है आप विनेश फोगाट एपिसोड की देखते हैं। आखिर क्या वजह है कि विनेश फोगाट के स्वागत के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कोई प्रोटोकॉल की बात होती है, वहाँ कोई एक
छोटे से फूल का बुके लेकर भी नहीं खड़ा था। कोई अधिकारी, कोई भी व्यक्ति हो सकता था, जरूरी नहीं थी कि मुख्यमंत्री वहां हो, कोई भी हो सकता था। विजेंद्र सिंह गए तो थे। विजेंद्र सिंह एक खिलाड़ी हैं, उनकी जो प्राथमिक पहचान है, कल तक कांग्रेस में थे, बीजेपी में चले गए, लेकिन वस्तुतः एक खिलाड़ी हैं और उनको अभी भी देश उसी तरह से देखता है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह खिलाड़ी के तौर पर वहां मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अगर कोई जाता तो वो दूसरा व्यक्ति होता, वो या महासचिव होता, वो राज्य का मंत्री होता, वो कोई पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होता, पार्टी जनरल सेक्रेटरी होता, कुछ उस तरह के ओहदे के साथ। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर तो बड़ी तस्वीर उलट नजर आती, क्योंकि जिस तरह से बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोला, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सब इसमें शामिल थे, जो आज तस्वीर में हम सबको दिख रहे थे, रोड शो करते हुए नजर आ रहे थे। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि वहां पहुंचता तो संदेश तो कुछ अलग ही जाता। पर तो आपका ये कहना कि संदेश अलग जाता, क्या कांग्रेस के जाने से संदेश अलग नहीं गया? नहीं, कांग्रेस तो साधना चाहती ही थी शुरुआत से ही। जब से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ या वो पूरा जो एपिसोड हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, हर कोई ट्वीट कर रहा था पहलवानों के पक्ष में, तो वो तो पहले से ही साथ थे। और वो इस बार उनको और मौका मिल गया इलेक्शन से पहले कि उस चीज को और भुनाया जाए। उनकी राजनीति चल रही है, समझ में आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति में पिछड़ गई है, ये भी दिख रहा है। देखिए 6 अगस्त जिस दिन उन्होंने 3 बाउट्स लगातार जीते विनेश फोगाट ने, थोड़ी देर के लिए आपको याद होगा अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि पूरा देश उनके साथ है। कुछ लोगों को हमेशा छोड़ना पड़ता है, पर ऐसा प्रतीत हुआ कि हर व्यक्ति रूट कर रहा है उनके लिए। जंतर मंतर वाला एपिसोड थोड़े देर के लिए विस्मृत हो गया, लोग भूल गए उसको, और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि देश की बेटी के साथ पूरा देश खड़ा है। वो तो जब उनके साथ 7 अगस्त को ये घटना घटती है सुबह, और उसके बाद महसूस होता है कि अरे ये तो कुछ और हो गया। उसके बाद सुनवाई में लेट होने लगता है। सुनवाई में जब लेट होने लग जाता है तो फिर अजीब लगता है कि भाई बार बार सुनवाई में लेट क्यों हो रहा है। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ तक शक जाहिर किया है कि 15 अगस्त को वो ना आ पाए, लाल किले पर सबका स्वागत हो रहा था, इसीलिए जो सुनवाई है उसको देर किया गया और 14 अगस्त की रात को फैसला दे दिया गया। अब ये चीज़ें कितनी सही हैं कितनी गलत हैं पता नहीं, लेकिन उस कंटिंजेंट का वो हिस्सा नहीं थी विनेश फोगाट जो लाल किले पर मौजूद था, जो प्रधानमंत्री निवास गया था, और उस कंटिंजेंट का वो हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो हिस्सा थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के उस समूह में मुख्य आकर्षण के तौर पर जो आज आपको एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ रहा था। और मुझे ये लगता है कि जो राजनीति इस बार भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस होने जा रही है, एंड इट्स गोइंग टू बी अ 2 हॉर्स रेस, लोग हरियाणा में यही मानकर इस बार चल रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि इस बार वो बहुत बेहतर प्लेस्ड है, क्योंकि उसने 5 लोकसभा की सीटें जीती हैं और 2-3 लोकसभा की सीटों में बहुत कम अंतर से उम्मीदवार जीत पाए हैं। जैसे गुड़गांव की सीट बहुत कम अंतर से जीत पाए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, या फिर महेंद्रगढ़ भिवानी की सीट बहुत कम अंतर से जीत पाए। तो उसे लग रहा है कि जो मोमेंटम है वो कांग्रेस के साथ है। 2019 में तो एक भी सीट नहीं जीती थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने, फिर भी जब विधानसभा चुनाव 2-3 महीने बाद ही होते हैं, पिछली बार भी ऐसे ही हुए थे, 22% मत बढ़ गए थे, 22%, और उस बार भी कांग्रेस 31 लेकर के आई थी और भारतीय जनता पार्टी 40। बहुमत किसी को नहीं आया था, लेकिन देखिए फासला कितना कम गया था, बावजूद इसके कि 10-0 का फासला था लोकसभा में। विधानसभा और लोकसभा के मुद्दों अलग अलग हो जाते हैं। और देखिए कि दिल्ली और कितना अंतर हो जाता है हरियाणा में। 3 तरफ से हरियाणा ने दिल्ली को घेर रखा है, लेकिन कितना बदल जाता है। 7-0 होता है दिल्ली में, और वहां पर राजनीति जो है 5-5 की राजनीति कर देती है। और अगर वो 5-5 की राजनीति जिंदा है, कुछ ही महीने पहले की बात है, अगर ऐसा होता है कि विधानसभा चुनाव में जाट फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो एक तरफा वोट मारता है, तो इस बार जो मोमेंटम है बताया जाता है कि वो कांग्रेस के साथ हो सकता है। और ऐसे में विनेश फोगाट जैसे फैक्टर्स जो इमोशनली लोगों को आंदोलित कर रहे हैं, वो कांग्रेस की जीत में और सहायक हो सकते हैं। आखिर में ये एक लॉजिक के तौर पर इमर्ज कर रहा है। विनेश फोगाट चुनाव लड़े या ना लड़े, कांग्रेस पार्टी में जाएं या ना जाएं,
विनेश फोगाट क्या आगे सपोर्ट करने जा रही हैं कांग्रेस पार्टी को? अगर वो साथ रहती हैं या नहीं रहती हैं, इस बात से फर्क पड़ने वाला है क्या? अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है तो क्या सिर्फ इतना ही काफी है कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए? क्योंकि लोकसभा चुनाव में यह भी एक फैक्टर था। हालांकि तब विनेश फोगाट वो विनेश फोगाट नहीं थी जो अब वो बन गई हैं। उनका जो कद पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, उतना कद नहीं था, लेकिन वो पहलवानों के साथ संघर्ष, वो तस्वीरें, वो जो झंडा जमीन पर है और विनेश फोगाट जमीन पर लेटी हैं, उन सब ने बहुत कुछ असर डाला। लेकिन अब क्या विनेश फोगाट का जो ऑरा है और जो आज की तस्वीर देखी है, वो मिलकर ही इलेक्शन में धमाल मचा देंगे? विनेश फोगाट को राजनीति में आने या फिर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो सियासत में एक्टिवली आएंगी, इस बात की संभावना नहीं है, क्योंकि जो उनका पत्र आया है वो स्पष्ट करता है कि वो रिटायरमेंट की तरफ नहीं जा रही हैं, वो संघर्ष करेंगी, खेल के मैदान में रहेंगी। पर इतना तो तय है कि नतीजे अगर कांग्रेस की तरफ आते हैं, तो क्रेडिट जो है जंतर मंतर को, विनेश फोगाट को, इन सबको जाएगा, सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और उनकी कांग्रेस को नहीं जाएगा। और भी फैक्टर्स जुड़ेंगे, जैसे आप जोड़ेंगे अग्निवीर भी जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे एग्रेरियन क्राइसिस जो किसानों की है उसको भी आप जोड़ेंगे। उसी तरह के मुद्दों में जाकर जुड़ जाता है विनेश फोगाट से जुड़ा हुआ ये पूरा ओलंपिक्स का मसला, और फिर जाहिर है जंतर मंतर का मसला होती है तो फिर, और अगर हार तो कांग्रेस की हार है, और अगर हार हो जाती है तो जाहिर है कि उसमें इस बात को माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी उस प्रदेश में जहां वो 2 बार से सत्ता में है, वो अपने लोगों को विश्वास में रखने में सफल हो गई है। पर फिर भी जो हार और जीत का फासला है, जो पहले के दौर में रहा करता था, आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा वो कैसे घटता चला गया है। आज की तारीख में वो जो हार और जीत का फासला होता था वो बहुत घटता चला गया। यहाँ तक कि पिछली बार हरियाणा में भी जो जीत हुई थी 10-0 से, तो उसमें 1-2 लाख से कैंडिडेट जीते थे भारतीय जनता पार्टी के। इस बार जीतने वाले भी कम मार्जिन से जीते हैं, एक सीट को छोड़कर जहां से खट्टर साहब लड़ रहे थे, करनाल की सीट से, वो जबरदस्त उन्होंने जीत दर्ज की थी। पूर्व मुख्यमंत्री थे, जाहिर है वहां मुख्यमंत्री बदले हैं, और जाहिर है कि इस बार का जो विधान लोकसभा का चुनाव है बहुत अच्छा नतीजा नहीं दे रहा है। और ऐसे में ये जो तमाम फैक्टर्स हैं ये प्लस कर रहे हैं कांग्रेस के उस तैयारी को जो कि आज की तारीख में वो लेकर के चल रही है। मैं पा रहा हूं कि नायब सिंह सैनी साहब जो हैं वो एक पैन हरियाणा अपील रखने वाले नेता के तौर पर उस तरह से वो स्थापित नहीं हो पाए हैं। हालांकि उनको समय भी नहीं मिला, समय भी बहुत कम मिला है। उनके साथ ये भी दिक्कत है कि वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, और ओबीसी की पॉलिटिक्स अभी तक उस तरह से हरियाणा में देखी नहीं गई है। जाट गैर जाट इस तरह तो हम लोगों ने देखी है, पर ओबीसी की पॉलिटिक्स इस तरफ जो हिंदी पट्टी उत्तर प्रदेश और बिहार की होती है वहाँ ज़्यादा चलती है। पर ये वहाँ चलेगा क्या इस बार, क्योंकि 33% ओबीसी हैं, और अगर जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की तो आप इस फैक्टर को सबसे ज़्यादा महत्व दीजिएगा कि बाकी की बिरादरियां जो हैं वो एक हो गई, और जाट बिरादरी को उन्होंने अलहदा कर दिया, अलग कर दिया। तो ऐसे तमाम फैक्टर्स जो हैं वो जुड़ जाएंगे। लेकिन विनेश का फैक्टर भी अपने आप में पॉलिटिकली सेंसिटिव फैक्टर होगा। वो नहीं भी लड़ती हैं, अगर कहीं वो चली जाती हैं, किसी का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन कर देती हैं, बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। इतना ही नहीं, हो सकता है कि जंतर मंतर वाली जो ग्रुप है उसमें से कई लोग आपको चुनाव मैदान में दिखाई पड़ेंगे। और हरियाणा को तय करना है कि वो जो संघर्ष था वो जंतर मंतर तक सीमित था या फिर वो संघर्ष पेरिस तक गया था और पेरिस से लौट कर फिर हरियाणा के गाँव में आ चुका है। चलिए, यानी कि अभी विनेश फोगाट का तो हम नाम सुन ही रहे हैं, अब इलेक्शंस तक यानी कि मतदान होने तक 1 अक्टूबर तक विनेश फोगाट का नाम हम राजनीतिक तौर पर भी शायद सुनते रहें या फिर ना भी सुनते रहें, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज की तस्वीर देख के तो लगता है कि सुनते ही रहेंगे विनेश फोगाट का नाम, क्योंकि जिस तरह की घटनाक्रम उनके साथ हुआ है, जो घटित हुआ है और जो उन्होंने किया है पिछले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव से पहले भी, वो हरियाणा की राजनीति पर असर डालने जा रहा है। कितना, कैसे, आने वाले वक्त में आपको अपडेट मिलती रहेगी। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, और विनेश फोगाट का कांग्रेस के साथ, सबसे बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा के साथ यूं रोड शो करना क्या आपके लिए मायने रखता है? क्या आप समझ पाते हैं इसको? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।